सभी भाई और बहनों को फिर से मेरा राम राम। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आप पीछे ना छूट जाएं। सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग वेल्थ बना रहे हैं, जनरेशनल वेल्थ बना रहे हैं, यानी बिल्कुल पुश्तैनी जिसे संपत्ति होती है, आपकी 2-3 पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियाँ ऐसे, मतलब उनके लिए आप वेल्थ बना सकते हो, संपत्ति बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले तो जो भारत है ना, हमारा इंडिया, वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और अभी 3 ट्रिलियंस के आसपास की इकोनॉमी है। और रिसेंटली स्टेटमेंट आया था कि 3 to 30 ट्रिलियन बहुत स्पीड से बढ़ेगा। और आई एम श्योर आप उस सुपर फास्ट ट्रेन को छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेरी बात मानिए, उस ट्रेन में बैठ जाइए, वो आपको बहुत ज़बरदस्त लाइटनिंग स्पीड से आपकी वेल्थ को ग्रो कराएगी। दूसरा है इन्फ्लेशन। अपनी कंट्री की इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, सुनने में आता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। और 8% की अगर आप किसी फंड पे रिटर्न ले रहे हो अपना, तो बहुत कम है। एजुकेशन और हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम से कम 12 से 14% की रेट पर ग्रो करती हैं, यानी उनमें इन्फ्लेशन है इतना 12 से 14%। अब इंडिया जो है ना, वो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 साल में तो बनेगी नहीं, कम से कम 10 15 20 साल लग जाएंगे उसको। और हो सकता है टारगेट्स और बड़े हो जाएं। हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास तो आज ही है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है हम। सब यहीं पर आना चाहते हैं, एप्पल, अमेज़ॉन, मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबको इंडियन मार्केट चाहिए, सबको इंडियन मार्केट। इतना बड़ा, मतलब एक होल्ड है इंडिया का, बिकॉज कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इंडिया का, 150 करोड़ लोगों की वजह से। तो अब होता क्या है कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन 6% है, नॉमिनल जीडीपी 10-12% के आसपास रहती है। तो 10-12% से अगर आप कम रिटर्न बना रहे हो ना अपने फंड पे, अपने अमाउंट पे, अपने प्रिंसिपल पे, तो आप लॉस पे हो, आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हो। और स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना आपको बहुत बड़ा लमसम अमाउंट ऑफ मनी भी नहीं चाहिए। आप मिनिमम 100 रुपये की तक 100 रुपये की भी SIP कर सकते हो इंडेक्स फंड में डाल के। इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, या मिड कैप इंडेक्स फंड होता है, स्मॉल कैप होता है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। और आप इनमें डाल के पैसा बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से डाल के छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें, कोई मेहनत नहीं करनी है, पैसा अपने आप मेहनत करेगा। अच्छा, अब इसमें देखो, मोटी अमाउंट, भारी अमाउंट नहीं चाहिए ना, लेकिन 100 रुपये से आप SIP कर सकते हो। आप रियल एस्टेट यानी एक ज़मीन खरीद के देखो, प्लॉट खरीदो, घर बना के देखो, तो उस मामले में स्टॉक मार्केट इज़ फार बेटर। अच्छा, हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी कैसे है? मैंने अपनी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है, मेरे को अगले हफ्ते पैसा चाहिए, मैं आज रिडीम का बटन दबाऊंगा और 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और इतना फास्ट किसी में नहीं है। अगर आपने PPF वगैरह भी ले रखा है ना, तो आपके पसीने छूट जाएंगे PPF का अमाउंट निकलवाने में। कोई पॉलिसी ले रखी है ना, 3 साल तक का लॉक इन है PLI में, LIC में, 3 साल से पहले लेने गए ना, तो आपका जो मूल है ना, यानी प्रिंसिपल है, वो भी वापस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, आपने आज डाले 100 रुपये, आपको अब दोबारा चाहिए, भाई नहीं, मेरे को मेरे 100 रुपये वापस चाहिए। आप तभी मारो रिडीम बटन, जैसे आपके उसमें शो करता है डीमैट में, आपने दबाया, दोबारा मेरे को रिडीम करना है, वो 100 रुपये वापस दे देगा आपको। अपने नॉमिनल फीस जो भी है वो तो कटेगी, 1 रुपया 2 रुपया जो भी है, तो मतलब मैक्सिमम इतना। आप खुद सोच के देखो ना यार। अच्छा, और होता क्या है, जब आप स्टॉक मार्केट के में इन्वॉल्व किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो ना, चाहे आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, तो होता क्या है, आप ना डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। बिजनेस बोले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, आइशर मोटर्स जो है बुलेट की गाड़ी है, मारुति सुजुकी, और hyundai, और क्या नाम है ये, टाइटन, ट्रेंट, टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स,
और इतनी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप सोच सकते हो ना, वो सारी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। उन सब में आपका पैसा लग रहा है। और आपको मुझे शायद ये बताने में संकोच नहीं होना चाहिए कि सरकारें भी ना बिज़नेस को ही ग्रो करना चाहती हैं। मतलब बिज़नेस को ग्रो करना चाहती हैं। सभी सरकारें चाहती हैं कि उनके देश में बिज़नेस ग्रो करें। उनको सर्विस क्लास से इतना ज़्यादा प्रेम या लगाव है नहीं, ठीक है। अब ऐसी क्या खास बात है बिज़नेस में कि सरकारें चाहती हैं कि उनकी कंट्री में बिज़नेस ग्रो करे? चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इस मामले में भी, तभी पता चलेगा ना स्टॉक मार्केट इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, सब क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्यों करना चाहिए। अच्छा, देखिए सरकार की काम क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। रोटी कपड़ा मकान, रोड बनाना, ट्रेन चलाना, हवाई जहाज़, यानी ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार का काम है। मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशन देना, ठीक है, ये सारे काम सरकार के हैं। अब सरकार के पास इतना फंड तो नहीं होता है। सरकार ने क्या किया, कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया प्राइवेट सेक्टर में कि भाई आप कर लो, हम ज़मीन सस्ती दे देंगे, सामान सस्ता दे देंगे, टैक्स कम कर देंगे, वेव ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। आप कभी भी बजट स्पीच सुनना, उसमें हमेशा हमेशा आपको एक बात मिलेगी, राइट ऑफ। जो राइट ऑफ होता है ना, वो राइट ऑफ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए होता है। एक बिजनेसमैन, चलिए आपको एक किस्सा भी बताता हूँ इसी बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लास्ट टेन्योर से पहले स्पीच दी थी। उस स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान था कि यू शुड वोट फॉर मी बिकॉज आई डोंट पे टैक्सेस। अब सब हैरान कि यार ये क्या बात हुई, इसलिए वोट दें कि आप टैक्स नहीं देते, तो बहुत बेवकूफ़ानी हरकत है, आप देश की प्रगति के लिए टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं टैक्स इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं बहुत क्लेवर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कोई रूल नहीं तोड़ रहा हूँ, मुझे पता है किस में टैक्स नहीं लगता, मैं वही इन्वेस्ट करता हूँ, वही काम करता हूँ जिस पे टैक्स नहीं लगता है। तो आप समझ रहे हैं ना, हर कोई बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, कोई भी सरकार। अब वापस आते हैं, रोड बनानी थी, ब्रिज बनाने थे, सरकार का काम है। अब कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को, L&T और रिलायंस और इनको दे दिया, ये बनाएंगे सरकार के लिए। तो सरकार को उनकी ज़रूरत है। हॉस्पिटल बनाने थे सरकार को, अब इतने सरकारी हॉस्पिटल कहाँ से बनाएं? तो कौन बना रहा है सरकारी हॉस्पिटल? मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, सारे लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। ये नेसेसिटी है सरकार के लिए। स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स, एजुकेशन जो है, हालांकि नॉट फॉर प्रॉफिट है बट स्टिल वो सारे फंड हाउसेज ही चलाते हैं। जितने भी बिग बिजनेस हाउसेज हैं ना, सबका स्कूल है। अरे अंबानी जी का स्कूल है, और तो छोड़ दो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये सारी, अच्छा एक सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। सरकार कितना रोज़गार दे सकती है, एक लिमिट है उसकी सरकारी सेवाओं की। 1991 तक, 1991 तक सोशलिस्टिक थोड़ा अप्रोच इंडिया की ज़्यादा थी। उसके बाद सरकार ने LPG रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अपने मार्केट्स ओपन किए, प्राइवेटाइजेशन किया। अब ऐसा करने से हुआ क्या, प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर गया। प्राइवेट सेक्टर के ग्रो करते ही नौकरियां वहाँ मिलने लगी लोगों को। सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे सकती। रिलायंस, टाटा और HDFC बैंक और मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, मारुति, हुंडई, ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, ठीक है। तो सरकार का काम कर रही है ना ये। तो सरकार चाहती है कि बिज़नेस ग्रो करे, किसी भी, मतलब कोई भी सरकार चाहती है मेरे देश में बिज़नेस ग्रो करे, ठीक है। अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में आप एंट्री करके ना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स ना वो लोन है जो एक कॉरपोरेट हाउस यानी एक बिजनेसमैन लेता है, बैंक से ना लेके। अब देखो बैंक जो होता है ना, मैंने बताया एक अपनी पिछली वीडियो में, बैंक ना आपका पैसा बनवाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपना पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। बिजनेसमैन को बैंक जो है ना लोन देता है, थोड़ा सा महंगा देता है, वो कॉरपोरेट लोन होता है, उस पर ब्याज थोड़ी ज़्यादा होती है, ब्याज दर। तो कॉरपोरेट हाउस क्या करते हैं, बॉन्ड्स इशू कर देते हैं कि भाई ये बॉन्ड्स ले लो, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, और हम फिक्स इतना % रिटर्न देंगे, 9 से 12%।
अब बैंक तो नहीं देगा 9 से 12% आम लोगों को, रिटेलर्स को, तो ये कॉरपोरेट हाउस देंगे इतना। अब वो देंगे तो लोग उनको अपना पैसा देंगे, पैसा वो चुका देते हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं। तो बॉन्ड में भी आपने इन्वेस्ट किया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जो बहुत ज़्यादा इस मार्केट में इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। स्टिल बहुत रिस्की, मैं कभी भी सलाह किसी को नहीं देता हूँ भाई आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो ना, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, वो आपका फुल टाइम जॉब नहीं है। अच्छा, डेट फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 8 से 9% तक आपको रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। और कुछ तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड ऐसे हैं पिछले 10 साल में 20-20, 22% रिटर्न साल का। एक दो ने तो 24% दिया है। 24% मतलब समझते हैं ना, हर 3 साल में आपका पैसा डबल। भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है, रिस्की है, वोलेटाइल तो है वो, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, पिछले 10 साल से वो लगातार दे रहा है एवरेज रिटर्न अब तक का उसका। बहुत सारे फंड हैं ऐसे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक SBI का स्मॉल कैप है। SBI को कम मत समझना, सरकारी बैंक आपको लग रहा है, ये भी बहुत तेज़ है। और एक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, वो भी मिड कैप फंड है। और अच्छा, अब इनमें लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा। अब जब मार्केट गिरी तो 15% से 20% के बीच तक गिर गए थे, इतने गिर गए थे। लेकिन जब उठते हैं ना, फिर रॉकेट की तरह उठते हैं। अगर बहुत लंबा ड्यूरेशन है ना भाई, 10-15 साल का, तो मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़रूर जाना चाहिए, पैसा बनता है इसमें, बनेगा। और कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, वो ऐसा फंड है, वो उसने तो खतरनाक काम कर रखा है, वो बहुत बेहतरीन फंड है। और सच में मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी, डेट्स में है, स्टॉक्स में है, बॉन्ड्स में है, हर जगह घुसा हुआ है वो। दे आर वेरी ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को कि इंडिया जो है ना 150 करोड़ लोगों का तो देश है, कम से कम 100 करोड़ लोग है ना, 100 नहीं, मैंने कम बोल दिए, 110-120 करोड़ लोग ना ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें ना ऑलमोस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चप्पल, जूते, कपड़े, ठीक है ना। आने जाने के लिए बस में क्या चलता है, तेल, पेट्रोलियम यानी, या फिर बिजली, चलो आजकल EV आ गए हैं, या पेट्रोल, ठीक है। ईंधन में क्या लगता है, LPG सिलेंडर की गैस, LPG गैस, ये कौन बनाता है, ONGC, IOCL, BPCL, ये सप्लाई करते हैं। मशीनरी कौन देगा, बस चलेंगी तो बसों के टायर, रेल चलेंगी तो रेल के स्टॉक्स, रोड चाहिए, ब्रिज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ग्रो करेंगी। साबुन तेल वाली FMCG कंपनी ग्रो करेंगी। अब 150 करोड़ लोग हैं, सब गेहूँ चावल तो नहीं खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड भी खाएंगे, तो FMCG वाली कंपनीज फिर ग्रो करेंगी। मैगी का बड़ा शौक है यंग पीपल में, और ब्रेड, बन मस्का, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी। अब जैसे तुर्की का सारा, तुर्की ने क्योंकि पाकिस्तान की हेल्प की, देखो आतंकवादी की हेल्प करेगा तो भाई बॉयकॉट तो होगा, अब उसका हुआ बॉयकॉट। तुर्की की जो चाय थी वो फेमस थी, टर्किश टी, वो लेना कर दिया बंद इंडिया ने। अब इंडिया के जो टाटा टी वाले हैं, यानी टाटा कंज्यूमर, और CCL जो कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी बहुत फेमस है, उनके स्टॉक्स रॉकेट हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है ना वो मतलब ग्रोथ स्टोरी है, एक अलग ही स्टोरी है। जैसे USA की स्टोरी बनी ना 40 साल में, इंडिया 40 साल में नहीं रुकेगा। USA तो फिर भी स्टेबल हो गया 40 साल के बाद। इंडिया तो मेरा मानना है 50 नहीं, कम से कम 100 साल के आसपास तक इसका स्टॉक मार्केट दौड़ेगा, सभी बिजनेस ग्रो करेंगे। और अब एक और ख़ास बात है, इंडिया देखो EV में घुस रहा है, EV में घुस के इंडिया क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी में आ गया है। इंडिया क्योंकि इंपोर्ट करता था ऑयल बाहर के देशों से, ऑयल और गैस, अब उस पर डिपेंडेंसी कम हो गई इंडिया की। तो समझ रहे हो ना, इंडिया जो है वो कंज्यूमर बेस है, बहुत बड़ा मार्केट है, बाहर के लोग आना चाहते हैं। और अपनी कंट्री को हमने इंडिपेंडेंट बनाने के चक्कर में, मतलब कोशिश में, हमारी सरकारों ने, और मेक इन इंडिया और इतना कुछ कर दिया है कि सब इंडिया में ही आना चाहेंगे, इंडिया में ही बिजनेस करना चाहेंगे।
बाहर जाने का कोई नहीं सोचेगा, अब सब छोड़ छोड़ के इंडिया में आएंगे कि भाई इंडिया में ग्रो कर लो, इंडिया में आ जाओ, वापस बैक टू इंडिया। इंडिया विल बी द नेक्स्ट जनरेशन जो ड्रीम लैंड रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन ड्रीम लैंड होगी इंडिया। जैसे आजकल अभी कुछ समय पहले यूएस बना हुआ था ना ड्रीम डेस्टिनेशन, ऐसे इंडिया रहेगी ड्रीम डेस्टिनेशन। और वेल्थ मेकिंग, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स इंडिया से निकलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरी तो सलाह यही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, उससे पहले नॉलेज बेस अपना थोड़ा बढ़ाएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आई प्रॉमिस मैं आपको टाइम टू टाइम बहुत ज़बरदस्त जानकारियाँ देता रहूँगा, ज़बरदस्त जानकारियाँ। और टिल योर रिटायरमेंट आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और आपको हमेशा जो भी मेरे पास है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जो मैं प्रैक्टिकल टेस्टिंग करता रहता हूँ, वो सब आपको बताऊंगा ताकि आप ग्रो करें। इस ग्रोथ ट्रेन को मिस मत करना, इंडिया की ग्रोथ ट्रेन को। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, ये ऐसी ट्रेन है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, ये बुलेट ट्रेन है और ये दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन है। ये कभी मिस मत करना, इसमें बैठ जाओ, बल्ले बल्ले है। ठीक है जी, जय श्री राम।